हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो आपसे पूछा जा रहा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह होगा आपका, देखो वह था हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सहायक संधि आती है वो वेलेज़ली के टाइम पे आती है। ठीक है, वेलेज़ली के टाइम पे आती है, यानी बात होती है आपकी 1798 की। ठीक है, 1798 की होती है। ये आपकी सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत होती है उस समय। ठीक है ना। और सहायक संधि वाले जो राज्य थे, सबसे पहले हैदराबाद आ जाएगा, हैदराबाद के बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, ऐसे करके। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा। ठीक है, तो देखो ये बात हो रही है ना आपकी, आप सभी को पता है जो नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ था 1804 में हुआ था। ठीक है, तो आप इस समय को लेकर चलो, तो इस समय कौन होगा आपका गवर्नर जनरल, कौन होगा इस समय 1804 के समय की अगर मैं बात करूं तो वो होंगे लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये वही लॉर्ड वेलेज़ली है जो अभी मैंने आपको बताया था 1798 में सहायक संधि आती है इनके टाइम पे। ठीक है, सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद सबसे पहला होता है। ठीक है ना। चलो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध है भैया, सुमेलित है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है आपका। ठीक है, फिर है आपका लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये भी सही है आपका। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु होती है। ठीक है ना, किसकी मृत्यु होती है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किसकी मृत्यु होती है भैया 1899 में। अब देखो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना, उस समय आपके कौन होते हैं, उस समय जो आपके होते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है, लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु होती है। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये इसमें हमारा सुमेलित नहीं है भैया, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका 1817 से 18 में। ठीक है, इसी बीच होता है 1817 से 1818 में हो जाता है। आप सभी को पता है पूना की संधि होती है इसमें, पूना की संधि होती है ना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, पूना की संधि होती है 1817 में। ये भी आपने याद में रखना है, पूना की संधि। इसमें क्या होता है ना, पूना की संधि में जो भी बाजीराव द्वितीय होते हैं उनको 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके उनको कहाँ भेज दिया जाता है भैया, उनको बिठूर भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कानपुर के पास होता है एक बिठूर, वहाँ भेज दिया जाता है। इसी के साथ आपके मराठा साम्राज्य का भी पतन हो गया होता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ये कहा था भैया आपके कराची अधिवेशन में 1931 में होगा। ठीक है, कराची अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष होते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं। अब 1931 की बात हुई है तो इसी अधिवेशन में क्या होगा भैया, एक आपका समझौता हुआ था ना, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में, तो उसका अनुमोदन भी इसी अधिवेशन में होगा। ठीक है, यानी कराची अधिवेशन में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। बोला गया है किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो वो जो दो महात्मा कहा था वो कहा था भैया सरोजिनी नायडू जी ने। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। तो देखो वह पुष्टि करता है रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, अब इस अभिलेख के बारे में एक आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, जो अशोक जी का जो है सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। और जो ये आपका रोमिनदेई अभिलेख है ये आपका भैया सबसे छोटा लेख है। ठीक है, सबसे छोटा लेख है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है भैया। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सहायक संधि 1798 में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भैया आपका वेलेस्ली के ही समय में होता है, न कि हेस्टिंग के समय में। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो द्वितीय होता है वो 1803 से 1805 के समय में होता है। उस समय वे आपके जो होंगे वो होंगे वेलेस्ली। ठीक है ना, चलो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो यह आपका भैया किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा सही है, 8वें का। जो नवा प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो देखो ये मैं आपको करा चुका हूँ, जो मैं करा चुका हूँ वो जल्दी जल्दी हम इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। वो किया था भैया दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। वो थी आपकी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा भैया, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, यही तो होगा आपका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, देखो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला तो वो था भैया कौन, वो था आपका अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ आया था भैया, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। गजनवी के साथ आया था अलबरूनी। और अलबरूनी की पुस्तक याद में रख लेना, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद याद में रख लेना। ठीक है, पूछा जाता है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नेरोजी जी के विषय में सत्य नहीं है बोला गया है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, सही है। उन्होंने गुजराती में प्रोफेसर के रूप में, ये भी सही है। उन्होंने मुंबई महिला शिक्षा की, सही है ये भी। ऑप्शन नंबर डी ही बचा फिर हमारे पास, ये आपका गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों है, देखो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर
चुने गए थे। नहीं भैया, ये आपका गलत हो जाएगा और डी गलत है। ठीक है, आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, बाकी कांग्रेस से जुड़े थे। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। ठीक है, नरम दल गरम दल में बदल जाता है, आप सभी को पता है। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था ना आपके विश्वास का अभाव। इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे की ओर। कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? 1916 लखनऊ अधिवेशन में, इसमें आप सभी को पता है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार लिया गया था। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों में से गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखो, क्यों याद में रखना है आपने 1946 का कैबिनेट मिशन? आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैबिनेट मिशन की, तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा का गठन होता है वो इसी कैबिनेट मिशन योजना जो आपकी 1946 में आती है उसके अंतर्गत ही किया जाता है। तो आपने याद में रखना है, उन 3 सदस्यों का नाम था आपका, एक तो था क्रिप्स भैया, ठीक है ना, ये क्रिप्स सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर भी सही है इसमें हमारा, लॉरेंस भी सही है। ठीक है, ये 3 ही थे, ये चौथा ये थे ही नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे ही सही हो जाता है इसमें। आगे की ओर। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। अब क्यों आए होंगे भैया वो? सबसे पहली बात तो क्यों आए होंगे अगर आपके माइंड में आ रही है, तो आप अगर चारों ऑप्शन को पढ़ोगे, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने के विशेष हिदायत के साथ, क्या विभाजन के लिए आएंगे वो यहाँ? नहीं भैया, क्योंकि उनका तो काम चल रहा था, भारत को लूट रहे थे वो लोग। ठीक है, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही हमारा इसमें सही हो जाता है। आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? तो वो थे बीना दास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाता है सी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि लिखा है, उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। नहीं भैया, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। क्यों राजी हुई थी भैया? वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो वह कहा था ना, पणिकर जी ने कहा था। वो आपका किसने कहा था भैया? पणिकर जी ने कहा था। आगे की ओर। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई? अलाई का दरवाज़ा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपका नहीं दिया था। आगे की ओर। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। आगे की ओर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो वह थी आपकी भैया अवध से। कहाँ से थी? अवध से थी। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भैया, देखो, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। क्या हो जाएगा? यह बंगाल तक ही आपका सीमित रहा। ठीक है, ये आपका कथन गलत हो जाएगा ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? देखो, अगर आपने थोड़ा सा सही पढ़ा है अच्छे से तो आप सब इसमें सही आंसर लगा दोगे।
वैसे अगर इसमें आपका बीबी का मकबरा आ जाता तो आप तुरंत सही आंसर लगा देते। अब आपको नाम भी पता होना चाहिए, रबिया उद दौरानी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसी को आप बीबी का मकबरा भी कहते हो। ठीक है, किसने बनाया था? ये औरंगजेब ने बनाया था, और औरंगाबाद में है आपका ये। ठीक है ना। चलो, बीबी का मकबरा बोल लो या रबिया उद दौरानी का मकबरा बोल लो। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। अकबर का मकबरा, सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा, शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। सही है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा आपका दिल्ली में है भैया, ना कि अजमेर में। ठीक है ना, दिल्ली में है, जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। अगर ज्ञान मिला है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।